हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास जी एवं उनकी समस्त रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी। महाकवि कालिदास जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। उनकी मूर्खता, उनका विवाह, उनके विद्वान बनने की कहानी बचपन से लेकर आज तक सुनते आ रहे होंगे कि कैसे वो एक मूर्ख व्यक्ति से विद्वान बने। उनको उनकी पत्नी विद्योत्मा के द्वारा घर से निष्कासित किए जाने पर माँ काली की उपासना की और कालिदास कहलाए। माँ काली की उपासना करने के बाद वो संस्कृत के महान विद्वान बने और अनेक रचनाओं की रचना करके अपनी प्रसिद्धि एवं अपनी ख्याति जग में फैलाई। तो दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्लीज़ विदाउट स्किप वॉच दिस वीडियो। ये है महाकवि कालिदास। इनका समय ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी को माना जाता है और जन्म स्थान उज्जैनी और कहीं कहीं पे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के क्विल्ठा नामक गांव भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। आगे है इनके आश्रयदाता। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय में रहते थे। ये उनके दरबार यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध कवि या लेखक थे। इनकी जाति या इनका गोत्र भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जाति से ब्राह्मण थे और उपासक ये शैव थे या शिव के भक्त थे। हालांकि इन्होंने माँ काली की उपासना भी की है, लेकिन इनको शैव भक्त ही माना जाता है। इनका जो प्रिय छंद है वो उपजाति या अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। इनका प्रिय रस श्रृंगार रस है। रीति वैदर्भी रीति और गुण प्रसाद गुण। यहाँ पे गुरु लिखा गया है। और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है। आगे हैं कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। कालिदास के ऊपर कई विद्वानों ने जो टिप्पणी की है उसमें से एक है पुष्पेषु चंपा नगरेषु कांची नदीषु गंगा निर्परेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदासः। ये घट खरपर की है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, जहाँ कालिदास जी भी रहते थे। इन्होंने लिखा है कि फूलों में चंपा प्रसिद्ध है, नगरों में कांची प्रसिद्ध है, नदियों में गंगा प्रसिद्ध है, नृप यानी राजाओं में राम प्रसिद्ध है और नारियों में रंभा जो कि अप्सरा है, और पुरुषेषु विष्णु पुरुषों में विष्णु प्रसिद्ध हैं। काव्येषु माघ जो कवि माघ के काव्य हैं, काव्यों में जैसे वो प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कवियों में महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं। आगे एक टिप्पणी हो रहे हैं। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः
अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावः अदनामिका सार्थवती बभूव। ये मल्लिनाथ की टिप्पणी है। इसमें कहा गया है कि पुराने समय में कवियों की गणना में एक प्रसंग मिलता है। क्या प्रसंग मिलता है कि जब कवियों की गणना हो रही थी तो प्रथम में कालिदास का नाम आता है, क्योंकि उनके समय में कालिदास जी के जैसा कोई प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य का कोई विद्वान उनके बराबर रचनाएं करने वाला नहीं था, या उनके बराबर सर्वगुण संपन्न कह लो नहीं था। जब कवियों की गणना हो रही थी तो जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली है जिसे कनिष्ठा कहते हैं, वहीं पर क्या है, कवियों का नाम, पहले कवि कालिदास का नाम आया और वो नाम वहीं पे सिमट के रह गया। तो कालिदास के बराबर दूसरा कोई कवि नहीं मिला, या जैसा महाकवि संस्कृत का महान विद्वान कालिदास के बराबर दूसरा नहीं मिला। तो अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावा, आज भी उनकी तुलना में कवियों का अभाव है। तदनामिका सार्थवती बभूव, आज भी उनकी तुलना में कवियों का अभाव है। और कनिष्ठा के बाद जो उंगली है जिसे अनामिका नाम दिया गया, वो नाम सार्थक हुआ। अनामिका यानी बिना नाम के। ये मल्लिनाथ जी की टिप्पणी है कालिदास जी के लिए। अगला है कालिदास की प्रमुख रचनाएं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत उनके 7 रचनाएं आती हैं, जिनमें से 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी रचनाएं। उनकी पहली रचना है ऋतुसंहार, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम, चौथा है विक्रमोर्वशीयम, पांचवा है मेघदूतम, छठा है रघुवंशम और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे सिर्फ रचनाओं की बात हुई कि कुल मिलाकर 7 रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके नाटक कौन कौन से हैं, उनके खंड काव्य कौन कौन से हैं और उनके महाकाव्य कौन कौन से हैं, उनमें कितने अंक हैं, कितने श्लोक हैं, उनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, ये सब हम आगे देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। जो ऋतुसंहार है वो कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति। यहाँ पे ना नाटक पूछ रहा है ना खंड काव्य महाकाव्य, सिर्फ पूछा जा रहा है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति। जब ऐसा पूछा जाए तो ऋतुसंहार आएगा। ऋतुसंहार में 6 सर्ग, 144 श्लोक और 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कभी कभी पेपर में सर्ग भी पूछा जाता है और किस कृति के अंदर किस कथा या किस चीज़ का वर्णन है, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। वो 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। आगे है कालिदास जी ने 2 खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत की रचना की है। इनकी 2 महाकाव्य है कुमार संभवम और रघुवंशम, और 3 नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे है कालिदास की रचना मेघदूत को दूत काव्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कालिदास के किस रचना को दूत काव्य कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेघदूत को दूत काव्य कहा जाता है। आगे है कालिदास का प्रथम महाकाव्य। अब अलग अलग टाइप से परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति
जो कि ऋतु संहार है। अब यहाँ पे अगला है कि कालिदास का प्रथम महाकाव्य, तो महाकाव्य के अंतर्गत कुमार संभवम आ जाएगा। जब प्रथम काव्य कृति पूछा जाएगा तो ऋतु संहार आएगा, और जब प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो कुमार संभवम आ जाएगा। अगला है कालिदास का प्रथम नाटक। अब प्रथम नाटक की बात हो रही है तो मालविकाग्निमित्रम होगा। कालिदास का अंतिम नाटक या अंतिम काव्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम, अंतिम नाटक और अंतिम काव्य कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद कालिदास जी ने न तो कोई नाटक लिखा है, न तो कोई महाकाव्य, या ना तो कोई खंड काव्य लिखा है। इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम नाटक भी है और अंतिम काव्य कृति भी है। अगला है कालिदास की 3 रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती है। वो कौन कौन सी हैं? इसमें पहला आता है कुमार संभवम, जिसमें 17 सर्ग है। दूसरा है मेघदूतम और तीसरा है रघुवंशम, जिसमें 19 सर्ग है। इसके लिए एक ट्रिक है, रकम या लघु रकम। र से रघुवंशम, क से कुमार संभवम और म से मेघदूतम। ये कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि कालिदास की लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है नाटक। अब देखते हैं कि कालिदास जी ने कौन कौन से नाटकों की रचना की है, उन नाटकों में कितने अंक हैं, किन किन कथाओं का वर्णन है, उनका उपजीव्य ग्रंथ कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इस नाटक के 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय विवाह का 96 श्लोकों में वर्णन मिलता है। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। जैसा कि आपने पीछे भी देखा कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और 96 श्लोकों का वर्णन है। इसके जो नायिका है वो मालविका है और नायक अग्निमित्र हैं। कभी कभी नायक और नायिका भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे है विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का त्रोटक नाटक है। ये भी नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम को पढ़ रहे हैं हम। इसमें अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय विवाह का वर्णन 65 या 65 श्लोकों में किया है। इसमें 5 अंक हैं। किसमें? विक्रमोर्वशीयम में। यह एक त्रोटक नाटक है। इसमें अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय विवाह का वर्णन 65 श्लोकों में कालिदास जी ने किया है। अब यहाँ पे देखिए, पुरुरवा का अर्थ भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो पुरुरवा का अर्थ मेघ है और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। यह कालिदास का दूसरा नाटक है। ये पीछे हो गया। अब है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी की अंतिम काव्य कृति कह लो या कालिदास जी का अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें 7 अंक हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, इसमें कितने अंक हैं, कितने श्लोक हैं, इसकी नायक नायिकाएं, इसके नायक और नायिका कौन है, इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन है, इसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। किस नाटक में? अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो महाभारत का आदि पर्व है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने करवाया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो अंग्रेजी अनुवाद करवाया वो विलियम जोन्स ने करवाया। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है। आगे है महाकाव्य। कालिदास के 2 महाकाव्य लिखे, जिसमें पहला है कुमार संभवम। इसमें 17 सर्ग है। ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसकी जो कथा है शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय के जन्म की कहानी एवं तारकासुर के वध की कथा मिलती है। अगला है रघुवंशम। ये कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है और 1569 श्लोकों में वर्णन मिलता है और इसका नायक रघु है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं रघुवंशम। इसमें कथा है मनु से लेकर अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसका नायक रघु है, ये देख लिया हमने। आगे है गीति काव्य या खंड काव्य। ये जो ऋतु संहार है ये गीति काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि कालिदास जी ने इसे गीति शैली में लिखा हुआ है। इसमें 6 अंक है या सर्ग, 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, हमने पीछे पढ़ लिया है। अगला है मेघदूत, जो कि खंड काव्य है। इसमें पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। इसमें 121 श्लोकों की संख्या है और इस मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है और इसमें जो कथा है वो अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियोगिता पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन मिलता है। तो जो ये रामगिरी पर्वत है ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूकेएलटी लेक्चरर जिन परीक्षाओं में डीपली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।